यानी प्लांट्स में कोई भी रिएक्शन हो रहा है, एनिमल्स में कोई भी रिएक्शन हो रहा है, इवन कोई एंजाइम बन रही है, एंजाइम की फॉर्मेशन को भी जो दूसरी एंजाइम है वो क्या करेंगी, कैटलाइज करेंगे। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और आपका जो कोई भी है हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन किससे होगा, प्रोटीज एंजाइम से, हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड लाइपेज एंजाइम से। तो ये सारी एंजाइम क्या होती हैं, लिविंग सिस्टम में काम करती हैं। So enzyme are special kind of proteins which serve as biochemical catalysts. They do not catalyze the reaction 1000 times faster than or highly specific compound, inorganic compound catalyst. तो इनका जो कैटालिटिकल पावर है वो आम जो हमारा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है उससे बहुत ज्यादा होता है एंजाइम का कैटालिटिकल पावर। ईच एंजाइम एक्ट अपॉन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। वो हर एंजाइम, अगर आपके पास लिपिड सबस्ट्रेट है तो लाइपेज एंजाइम काम करेगी, इससे प्रोटीज एंजाइम काम नहीं करेगी। कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे काम करता है, इसके अलावा दूसरी सबस्ट्रेट पे काम नहीं करेगा। इस वजह से एंजाइम को हाईली स्पेसिफिक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है, और ये जो इसका हाईली स्पेसिफिक एक्शन होता है ये तो किस मॉडल होता है, की एंड लॉग या इंड्यूस फिट मॉडल। कौन सा मॉडल एम्फेसाइज करता है कि एंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक होती है, की एंड लॉग और इंड्यूस फिट मॉडल। की एंड लॉग मॉडल कहता है कि एंजाइम में ऐसी ही किस्म की शेप ओपनिंग होती है जो रिएक्शन का शेप होता है। तो एग्जैक्टली जैसे लॉक में की जो है फिट हो जाती है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। इस वजह से एंजाइम क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। Enzyme kinetics for catalyzing biochemical reaction is quite complex. However, simple scheme is shown below. कि कोई भी एंजाइम जो कैटलाइज करता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो हम सिंपली कैसे करेंगे, ए और बी रिएक्टेंट है, ए एंजाइम है, तो पहले क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद क्या बनेगी, प्रोडक्ट, और एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगी, सेपरेट। तो ये सिंपल स्कीम है। दो रिएक्टेंट है, दोनों सेपरेट थे, एंजाइम इनके साथ अटैच हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। क्या होगा, जैसे ही रिएक्शन होगा तो उसकी प्रोडक्ट बनेगी, उसके साथ क्या बन जाएगा, एंजाइम बन जाएगा। नीचे एनर्जी डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए जरा। तो ये दोनों, ये तो प्रोडक्ट है। तो पहला स्टेप क्या, ये है, ठीक है। ए और बी अलग अलग थे, ठीक है। इसमें देखिए वही शेप है जिसमें ये ए और बी फिट हो सकते हैं, ये फिट हुए, एक ट्रांजिशन स्टेट बनी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। उसके बाद जैसे ही प्रोडक्ट बनी तो एंजाइम सेपरेट हो गया, ए बी प्रोडक्ट, ए बी क्या बन गई, प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, तो ये सीन होता है। Here A and B are reactant, E is the enzyme, while B represent in substrate enzyme intermediate complex कह लें, in transition state AB complex, ये वो many biochemical reaction process are given। ठीक है, ये वही बात है कि एंजाइम जो है। अच्छा, एक और बात जो रह गई वो मैं करता चलूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट के एक्शन में थोड़ा फर्क होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात सही है बेटा, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट को क्या कहते हैं, रिटर्ड कैटलिस्ट, और इसको इनहिबिटर भी कहते हैं। इनहिबिटर ये क्या करेगा, decrease the rate of reaction, decrease the rate of reaction by increasing activation energy। सही है, नहीं, ये नेगेटिव कैटलिस्ट होता है वो इस तरह से काम नहीं करता, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी पे इफेक्ट नहीं करता। ये क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन बाय रिएक्टिंग with reactant introduce side product, introduce side product। ये क्या करेगा, ये किसी भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके साइड प्रोडक्ट बनाएगा। मान लें ए प्लस बी, सी और डी प्रोडक्ट है, सी कैटलिस्ट है। देखिए इसके 10 मोल हैं, इसके 10 मोल हैं, ठीक है। क्या हुआ कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो एक साइड रिएक्शन होगा, ठीक है। 7 मोल इसके बने, ठीक है। 3 मोल जो है
ए सी बन गए, ठीक है। तो ये कंज्यूम हो गया, ये पूरा कंज्यूम हो गया, इसके 3 मोल बी के रह गए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 10 से 10 डी बन सकते थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो कैटलिस्ट हमने यूज किया उसने क्या किया कि एक के साथ रिएक्ट करके, एक के साथ रिएक्ट करके 3 मॉलिक्यूल किसके बना दिए? साइड प्रोडक्ट के, ए सी। तो इसके 3 मोल यूज हो गए किसमें? साइड प्रोडक्ट में। 10 के 10 मोल यूज होते तो 10 मोल बनते, और जितनी कंसंट्रेशन, तो इसने क्या किया, एक ही कंसंट्रेशन डिक्रीज की आर्टिफिशियली, ठीक है। तो रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज है, एक सब्सटेंस यूज होता है, उसको कहते हैं प्रोमोटर। अब ये क्या चीज होता है? सब्सटेंस विच इंक्रीज, इंक्रीज कह लें, एनहांस कह लें, इंक्रीज द कैटालिटिकल पावर ऑफ अ कैटलिस्ट। ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट के कैटालिटिकल पावर को इंक्रीज करे। देखिए, आपके पास एंजाइम होती हैं, एंजाइम कभी कभी काम नहीं करती, तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम या तो कोफैक्टर लगाते हैं या कोएंजाइम लगाते हैं, तब वो प्रॉपरली काम करती है। तो नॉर्मल कैटलिस्ट में उसी कोफैक्टर या कोएंजाइम की जगह पे हम वर्ड यूज करते हैं, वो प्रोमोटर। तो प्रोमोटर क्या करेगा? प्रोमोटर जो है ऐसा सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट की कैटालिटिकल पावर को बढ़ाएगा। ये खुद कैटलिस्ट नहीं है, यानी आप अगर ऐसा सोचते हैं कि हम कैटलिस्ट को हटा दें, प्रोमोटर को यूज कर दे, तो प्रोमोटर ने रिएक्शन के साथ कुछ नहीं करना, वो सिर्फ कैटलिस्ट के कैटालिटिकल पावर को बढ़ाएगा, रेट और बढ़ा के देगा। अगर कैटलिस्ट ही नहीं है तो इसका रिएक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ कैटलिस्ट के साथ एसोसिएट हो जाता है। यानी प्रोमोटर डू नॉट वर्क या डज नॉट वर्क विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट नहीं यूज करोगे तो प्रोमोटर का कोई काम नहीं होता। क्लियर? बेटा यहां तक क्लियर है? तो अभी आप ब्रेक करें, उसके बाद रियाज ब्रेक लेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा थोड़ा सा पोर्शन है, 3 फैक्टर हमने करने हैं, कंसेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और वो, और उसके बाद हम जो है ना इसके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मेरा जस्ट 20 या 25 मिनट का काम है, मैं आपका बाद में करता हूँ। अभी आप ऐसा करें, इंग्लिश को छोड़ें, आप ब्रेक करें। लीव द इंग्लिश, डू द ब्रेक। 20 मिनट ब्रेक करके आ जाएं। So the topic is what factors affecting the rate of reaction। तो कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे इफेक्ट करेंगे? तो भाई फैक्टर्स क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमें अगर प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट जल्दी में चाहिए और उसकी यील्ड अच्छी चाहिए, तो प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो यूज करके हम प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर दैट इज अबाउट नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि हमारे पास रिएक्टेंट किस टाइप का है, कि नेचर कैसे इफेक्ट करता है। अब सिंपल बात यह है कि रिएक्टिविटी जो है, या कोई भी सब्सटेंस कितना रिएक्टिव है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी कह लें या टेम्परेचर कह लें, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो पहला हम करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। भाई नेचर ऑफ रिएक्टेंट के हिसाब से पहला फैक्टर जो आता है कि फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट क्या है भाई? फिजिकल स्टेट मान लें कि आपके पास गैस है, आपके पास लिक्विड है, उसके पास सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ कंपाउंड क्या है? कंपाउंड किस टाइप का, ठीक है। कंपाउंड किस टाइप का है भाई? तो कंपाउंड किस टाइप का है? तो आपके पास आयनिक कंपाउंड है, आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, या आपके पास और कौन सा कंपाउंड है? उसके बाद आपके पास मेटल है, तो मेटल है तो आप उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटलिक कैरेक्टर देखोगे,
जितना मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, उतना उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब नॉन मेटल है, नॉन मेटल की क्या होगी, मेटल की आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो। तो जो जिस टाइप का मटेरियल होगा, हमने एक्टिवेशन एनर्जी कंपेयर करनी है। अगर आपके पास मेटल है, एक्टिवेशन एनर्जी कम जिसकी होगी ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आप गन्ने ग्रुप में घूम रहे हो, आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, बताएं मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, इसमें मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, सीजियम होगा। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो नेचर ऑफ रिएक्शन यानी पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन क्या है। अगर आपके पास मेटल है तो मेटल पीरियोडिक टेबल में जितना डाउन हो और जितना लेफ्ट साइड पे हो, तो मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी यहां आते हुए कम होगी, ऊपर से नीचे आते वक्त क्या होगी, कम होगी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर आपके पास ये है, सोडियम के साथ मैग्नीशियम है और इधर कैल्शियम है, तो अगर आपको इनमें कंपेरिजन करना है, बताएं किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। यानी लेफ्ट साइड हो और नीचे हो, तो लेफ्ट साइड और नीचे कौन है, पोटाशियम। ठीक है, तो पोटाशियम की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर पूछा जाए कि कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, राइट साइड ऊपर है, तो मैग्नीशियम जो है लीस्ट होगा, पोटाशियम जो है वो क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। ये बात क्लियर होगा। अगर आपके पास नॉन मेटल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखेंगे, तो आपके पास फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, तो फ्लोरीन है, क्या मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, फ्लोरीन। दूसरे नंबर पे कौन होगा, ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पे कौन होगा, ये कम से कम कौन होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन में आपको एक ही बांड तोड़ना है, फ्लोरीन में आपको एक ही बांड तोड़ना है, ऑक्सीजन में आपको 2 बांड तोड़ने हैं। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन में आपको 3 बांड तोड़ने हैं। तो जाहिर है बांड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन कम से कम रिएक्टिव होगा। आपके पास आयनिक कंपाउंड है, आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड, सवेरे हमने डिस्कस किया था। आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन तेज होते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड के, तो आयनिक कंपाउंड के रिएक्शंस क्या होते हैं, तेज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अच्छा आपके पास गैस, लिक्विड, सॉलिड है। नॉर्मली रिएक्शंस किस में होते हैं, सॉल्यूशंस। रिएक्शन किस में होते हैं, सॉल्यूशंस में। तो सॉल्यूशन के रिएक्शन तेज होंगे या सॉलिड के रिएक्शन तेज होंगे, फर्स्ट ये, सेकंड ये। अब सॉल्यूशन में क्या होते हैं कि सॉल्यूशन आयनाइज होते हैं। ठीक है, तो थर्ड ये होगा, सॉरी सेकंड ये होगा, और थर्ड क्या होगा आपका, सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड स्टेट में रिएक्ट नहीं करते जब तक उनकी हम सॉल्यूशन न बनाएं। ठीक है, और गैसेस जो आपकी टकरा के रिएक्ट कर जाती हैं, तो सबसे ज्यादा सॉल्यूशंस, लिक्विड, खाली लिक्विड नहीं, सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर सिंपली विदाउट सॉल्यूशन आप बात करें गैस लिक्विड की, तो फिर कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर गैस लिक्विड विदाउट सॉल्यूशन है तो फिर कौन होगा, गैस की। ठीक है बेटा, पांचल पॉजिटिव यूज कर जाता है, नेगेटिव देखना है हमने। पॉजिटिव वैल्यू बताता है कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जानने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इनके नेगेटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जब इनमें आएगा एक्स्ट्रा तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी जो फ्लोराइड आयन होगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जो आपका नाइट्राइड आयन बनेगा उसमें एनर्जी देंगे तो बढ़ जाएगी, अनस्टेबल होगा। ठीक है बेटा, यस। उसके बाद बुक क्या कह रहा है कि डिफरेंट रिएक्टेंट्स अंडरगो विथ डिफरेंट रेट्स इन द केमिकल चेंज, कि हर रिएक्टेंट की जो रिएक्टिविटी होती है सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट वन ऑफ द फैक्टर है। इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द रिस्पेक्टिव नेचर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग किस टाइप के, फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम एंड आयरन इज एक्सपोज टू एयर, कि जब सोडियम और आयरन को हवा में रखते हो, ठीक है, तो सोडियम एक अल्कली मेटल है, आयरन एक ट्रांजिशन मेटल है। अगर जनरली बात करें मेटल्स की रिएक्टिविटी की, अल्कली मेटल्स मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी 1A ग्रुप वाले मोस्ट रिएक्टिव देन 2A, वाले मोर रिएक्टिव देन
फ्री है, और फ्री वाले मोर रिएक्टिव देन किसी भी ट्रांजिशन मेटल से, यानी जो ग्रुप बी वाले एलिमेंट है उनसे इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो सोडियम और आयरन में किसको रस ज्यादा लगेगा, ये क्या होगा, फास्ट रिएक्ट करेगा, ये क्या करेगा, सुनो। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है कि सोडियम ऑक्सीडाइजेस कंप्लीटली मच फास्टर देन आयरन। सिमिलरली व्हेन मेटल सोडियम एंड कैल्शियम आर पुट इनटू वाटर, तो भाई आप पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखोगे किसकी, सोडियम और कैल्शियम की। ठीक है, तो सोडियम जो है यहाँ पे है और इसके साइड मैग्नीशियम है, इसके साइड कैल्शियम है। ठीक है, इसमें राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो कैल्शियम कम होगा तो सोडियम क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है, द रीजन इज द सोडियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रेडी लूजेस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मेटल की जो रिएक्टिविटी है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी उसकी मेटेलिक कैरेक्टर पर डिपेंड करती है, और मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी मेटल जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद है जनरली सब्सटेंस हैविंग आयनिक बॉन्ड रिएक्ट क्विकली एज कंपेयर टू कोवेलेंट सब्सटेंस। नॉर्मली जो फैक्टर है, अगर लो एक्टिवेशन एनर्जी है तो फास्ट रिएक्शन होगा, अगर हाई एक्टिवेशन एनर्जी, तो जिस रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी वो फास्ट रिएक्ट करेगा, जिसकी हाई होगी वो क्या करेगा, स्लो करेगा। ये भी कोई क्वेश्चन है कि होमोजीनियस कैटलिस्ट का रेट ज्यादा होगा कि हेट्रोजीनियस का, वो तो रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है बेटा, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी पे तो नहीं करता। अगर रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो होमो हो या तो कोई भी ज्यादा रेट को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन। वी नो दैट रेट लॉ ने हमें बताया, लॉ मास सेक्शन ने हमें बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रेट कैसे बढ़ता है, मान लें, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर द सेम रिएक्शन, ठीक है, हम बात करते हैं कि इक्वल कंडीशन है, यानी सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिएक्टेंट के 1000 मोल्स लिए। ठीक है, तो मान लें 800 मॉलिक्यूल्स के जो है एवरेज एनर्जी है। ठीक है, और अराउंड 50 मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी है, इसमें 1000 में। ठीक है, आपने क्या किया कि कंसंट्रेशन 100 मोल्स लिए, बताएं क्या होगा, 80 की एवरेज एनर्जी होगी तो थ्रेशोल्ड कितनों की होगी, 5 की। सही है, सही है ना, 1000 में अगर 50 है तो 100 में कितने होंगे, 5। यानी अब 5 मॉलिक्यूल हैं जो इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, 50 मॉलिक्यूल हैं जो इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। रेट कहां ज्यादा होगा, रेट कहां ज्यादा होगा, लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन। तो भाई कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ कोलियंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलियंस बढ़ेंगे तो इन टर्न नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलियंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलियंस बढ़ेंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा, जल्दी होगा। ठीक है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंसंट्रेशन। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट। मोreover क्राउडिंग ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी क्राउडिंग कब बनेगी, जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे। मोर कोलियंस टू हैपन और thus chance of successful collision increases result in the formation of product। जितनी आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उसमें ज्यादा चांस बनेंगे, उसके इफेक्टिव कोलियन के प्रोडक्ट बनने के ज्यादा चांस बनते हैं और जल्दी, क्योंकि जितने इफेक्टिव कोलियन बढ़ेंगे उतनी रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, जल्दी होगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ए बी रिएक्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है और उसकी रेट इक्वेशन है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ पावर 1 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन बी विथ पावर 1। आप क्या करते हो, आप क्या करते हो कि दोनों की बारी बारी कंसंट्रेशन बढ़ाते हो।
हमने क्या किया, ए का 1 मोल था, बी का भी 1 मोल था, हमने दोनों की कंसेंट्रेशन डबल कर दी। अकॉर्डिंग टू रेट क्या होगा, dx over dt इक्वल्स टू के ए और बी। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 पावर इसका 1 इसका, तो 2 टाइम इसके लिए रेट बढ़ा, 2 टाइम इसके लिए, तो रेट कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम। ठीक है, हमने इसकी कंसंट्रेशन ए की डबल की, इसकी ट्रिपल कर ली, तो रेट कितने टाइम बढ़ेगा, 6। जितनी आप कंसंट्रेशन जिस रिएक्शन की बढ़ाते जाएंगे उसके रिएक्ट करने की रफ्तार बढ़ती जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन का रेट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर हमने खाली दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ाई और दोनों की इक्वल बढ़ाई है, ठीक है, रेट 2 टाइम पार्ट इसके लिए हुआ और फर्दर 2 टाइम पार्ट इसके लिए हुआ, तो ओवरऑल रेट क्या होगा, 2 into 2 यानी 4 टाइम बढ़ेगा। हमने क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन डबल इसकी ट्रिपल थी, तो रेट में क्या फर्क आएगा कि इसके लिए 2 इसके लिए 3, 2 3 द 6, रेट क्या बढ़ जाएगा, 6 टाइम। ये किसका इफेक्ट है, कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए इसको जाने देते हैं, ये प्रॉब्लम उसके लिए हमने कर लिया था। सरफेस एरिया, अब अगर हमारे पास सॉलिड रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में हम उसको रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली बाउंड होते हैं, तो मान लें ये रिएक्शन हो रहा है, जिंक जो है आपका, हम इसका लार्ज पीस या चंक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो रिएक्शन कब होता है, जब क्या हो, प्रॉपर कुलियन हो, इम्प्रॉपर। अब देखिए इसका कितना सरफेस ओपन है जो HCl से कांटेक्ट में आ सकता है, जस्ट 25%। इस साइड से ये ब्लॉक है, ये देखें ये साइड ब्लॉक है इसकी, ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, जस्ट 25% ओपन है। कितना ओपन है, 25%। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कूट के पाउडर बनाते हैं। जैसे हमने इसको पाउडर बनाया तो छोटे छोटे इसके बारीक पाउडर बन गए। ठीक है, बताएं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा इफेक्टिव कोलाइड किससे करेगा, इस लार्ज पीस से या इन स्मॉल पीस से। सारी मिक्सिंग किससे होगी, यानी पाउडर से ज्यादा मिक्सिंग होगी। तो हमने क्या किया कि सिर्फ सॉलिड रिएक्टेंट को कूट के हमने क्या किया, इसकी जो है वो क्या बनाई हमने, हम इसने इसका पाउडर बनाया। ठीक है, तो पाउडर बनाने से क्या हुआ है कि इसका सरफेस एरिया सरफेस ज्यादा एक्सपोज होगा किसको, अदर रिएक्टेंट को। अदर रिएक्टेंट को जितना इसका सरफेस ज्यादा एक्सपोज होगा इतनी कूलियंस क्या होंगे, प्रॉपर होंगे या इम्प्रॉपर होंगे, प्रॉपर होंगे। यहाँ पे देखिए बहुत ही थोड़ा चांस था कि आपका जो अदर रिएक्टेंट है उसके साथ कांटेक्ट में आ सके, पर यहाँ पे मैनी साइडेड कूलियंस इफेक्टिव होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये जो का पाउडर फॉर्म में रिएक्टेंट होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। पाउडर फॉर्म में रिएक्टेंट सॉलिड रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इस वजह से रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आगे करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर टू एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। The greater the surface area, more is the possibility to participate, collide and increases the reaction rate. Fine powder substance has larger surface area or greater surface area as substance यानी छोटे छोटे pieces. For example, powder zinc reacts more vigorously dilute hydrochloric acid as compared to zinc की रिएक्शन स्लो होगा, इसे पता चल रिएक्शन स्लो हो रहा है, उसकी बबल फॉर्मेशन से आपको पता चल जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस के जो बीकर में बबल्स बनेंगे, अगर वो जल्दी जल्दी बन रहे हैं तो आपको एक फील आएगी। अगर आप जिंक के बड़े बड़े पीस यानी छोटे छोटे चिप्स के टुकड़े उसके डाल लें, या फिर उसको जो है पहले उसको ग्राइंडर करके उसको जो है आप हैमर करके कूट उसका पाउडर बना के यूज करें, आपको स्पीड कहाँ पे नजर आएगी बबल फॉर्मेशन की, पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में ऐसा क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। Third and the last factor is what? Radiation. Second, रेडिएशन क्या होता है, तो रेडिएशन मीन्स रेडिएंट एनर्जी। अब ये जो सनलाइट है, हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, तो सनलाइट में वेरियस वेवलेंथ के फोटॉन्स मौजूद होते हैं। उन फोटॉन्स की डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जैसे कि क्लोरीन का रिएक्शन जो होता है, ठीक है, क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो सनलाइट में मौजूद है। ठीक है, तो सनलाइट क्या करेगी कि क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ सकती है और रिजल्ट में क्या बनेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल जाएगा। क्लोरीन मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव है कि क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, अगर हम
क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं किसका भाई, दो चीजें हमारे पास, हम हाइड्रोजन क्लोरीन डार्क में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि डार्क में क्लोरीन का बांड टूटेगा ही नहीं, जब तक ये बांड टूटेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के बांड को तोड़ने के लिए क्लोरीन से डबल एनर्जी चाहिए, तो इसका बांड वीक है, क्यों, इसकी जो एनर्जी है वो 242 किलो जूल पर मोल, इसकी है 436 है, 32 या 36 है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट डबल है इसकी, ठीक है, तो बांड ये टूटेगा। तो अगर आप क्या करते हो, अब हमने क्या किया, हमने सनलाइट यूज की, तो सनलाइट ने क्या किया कि इस क्लोरीन के बांड को तोड़ के दिया, जब इस क्लोरीन के बांड को तोड़ के दिया, क्लोरीन क्या करेगी कि हाइड्रोजन के बांड को तोड़ लेगी, तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाए। तो ऐसा रिएक्शन जो सनलाइट की या किसी भी लाइट की मौजूदगी में हो, उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन which occurs under the influence of sunlight कह लें या लाइट एनर्जी कह लें या रेडिएंट एनर्जी। तो लाइट में वेव्स होते हैं, वेव्स फोटॉन्स के होते हैं, फोटॉन्स की एनर्जी होती है, एनर्जी काफी होती है इसका बांड तोड़ने के लिए, मॉलिक्यूलर क्लोरीन को जिसकी एक्टिविटी पूरी है उसको नेसेंट क्लोरीन में या क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरी बात, ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं ये जीरो ऑर्डर होते हैं, यानी इनका रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इनका रेट डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट कितनी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का अगर आप रेट इक्वेशन बनाएंगे तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू के हाइड्रोजन और क्लोरीन, रेट क्या होगा, जीरो, ठीक है, यानी जीरो पावर कब लगाते हैं, वेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, कि जब रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे उसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर, क्या कहते हैं बेटा, जीरो ऑर्डर। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं जो रेडिएंट एनर्जी की मौजूदगी में हो। तो आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ जो मिथाइल क्लोराइड हो गया, और फॉर्मेशन ऑफ आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। स्पेसिफिक क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शन occurs due to absorption of light of certain wavelength. These are known as photochemical reactions. The absorbed light provide appropriate energy, यानी इन रिएक्शंस की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ही कम होती है, और वो जो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए इनको इन एडिशन टू एवरेज एनर्जी सनलाइट में मौजूद होती है। तो जैसे ही इन रिएक्टेंट्स पे सनलाइट गिरेगी तो रिएक्टेंट के बांड ब्रेक हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगा। These reactions can be speed up by the increasing appropriate light. कंसंट्रेशन बढ़ाने से इनका रेट नहीं बढ़ता, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएं तो रेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि लाइट जितनी देंगे उतने ज्यादा बांड ब्रेक होंगे, जितने बांड ब्रेक होंगे प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। An increase in intensity of light means more energy provided to reacting molecules or facilitate the bond breaking process. The reaction of hydrogen and chlorine is a zero order reaction, which light absorption or photons provide necessary activation energy. तो ये जो रिएक्शंस होते हैं जो सूरज की रोशनी में होते हैं, इनका जो रेट है वो इंडिपेंडेंट होता है किस कंसंट्रेशन, रेट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। अब रेट इक्वेशन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे पावर तो नहीं लगाएंगे, तो रिएक्टेंट पे पावर क्या लगेगा, जीरो। क्लियर है बेटा। तो द लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट बेच इज द टेम्परेचर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लूं, और छोटा तो लास्ट बात है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग टू रूल ऑफ थंब, तो अंगूठे रूल के हिसाब से कोई भी रिएक्शन है आपके पास, कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है, अगर उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन बढ़ाते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन बढ़ाते हैं, तो थंब रूल ये कहता है कि रेट का रिएक्शन डबल हो जाएगा। रेट का रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा।
जस्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। ये एक रफ रूल है, ठीक है। तो कैसे डबल होगा, तो इस ग्राफ को बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ग्राफ ये एक T1 है, ठीक है। ये जो है T2 है। अब ये फर्स्ट पार्ट है। इस लाइन को अगर मैं इधर मिडिल में करने की कोशिश करूं, और ये सेकंड पार्ट, ये आपका T2 है। व्हाट इज T2? T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या हुआ कि जितना भी टेम्परेचर T1 था उसमें हमने क्या किया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल अगर T1 जो है आपका 90 डिग्री था तो T2 कितना होगा? 90 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। या सिंपली कह सकते हो कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ को। ग्राफ ये बता रहा है कि T1 जो आपका रेड कलर वाली लाइन है, ठीक है, उस पे ये प्रोपोर्शन था मॉलिक्यूल्स का, ये प्रोपोर्शन था मॉलिक्यूल्स का जिनके इफेक्टिव कूलियंट्स थे। जिनके क्या थे? इफेक्टिव कूलियंट्स थे, ठीक है। और ये क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी व्हाइल मूविंग फ्रॉम दिस हिल टू दिस। ये एक्टिवेशन एनर्जी थी किस पे? T1 पे। सही बेटा। हमने क्या किया? हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया। हमने क्या किया? तो मान लें, ठीक है, एवरेज एनर्जी ये थी किस पे? आपके T1 पे एवरेज इस पॉइंट पे थी, ठीक है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी आपकी ये थी, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया? हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी कि कम होगी? पर थ्रेशोल्ड तो वहीं पे रहेगी ना। थ्रेशोल्ड का वैल्यू क्या होगा? फिक्स होगा। बढ़ क्या गई? एवरेज। जैसे ही एवरेज बढ़ गई, मान लें कि T2 है, तो T2 जो है वो थोड़ा सा एवरेज क्या हो गई? ऊपर हो गई। ऊपर हो गई तो यहां पे देखें इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कम है। किसकी? T2 की है कि T1 की है? T1 की थोड़ी ज्यादा है और T1 और T2 की क्या है? कम है। क्यों कम हुई? व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंस है किसका? थ्रेशोल्ड का और एवरेज का। तो ये T1 पे है तो T2 पे एवरेज थोड़ी ऊपर आ गई, तो ये डिफरेंस क्या हो गया? कम हो गया। यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो ज्यादा मॉलिक्यूल जो है उनके कूलियंट्स क्या बन जाएंगे? इफेक्टिव बन जाएंगे। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो इतने मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा आ गए जिनके नंबर ऑफ कूलियंट्स क्या हो गए? इफेक्टिव कूलियंट्स क्या हो गए? बढ़ गए। तो इफेक्टिव कूलियंट्स ऑलमोस्ट क्या हो गए? डबल हो गए। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर पहली बात कि भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कूलियंट क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। इफेक्टिव कूलियंट्स कितने होंगे? बढ़ जाएंगे। इफेक्टिव कूलियंट्स कह रहे हैं कि कितने हो जाएंगे? 2 फोल्ड, डबल हो जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होना चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डबल। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ का, ये अभी एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है, इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी का नहीं बताया हुआ, ठीक है। यहां पे मैंने आपको क्लियर बताया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर T1 इज इक्वल टू T2। कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी सेम है, पर एवरेज एनर्जी इसकी और एवरेज एनर्जी इसकी में फर्क है। इसकी क्या है? हाई है, इसकी क्या है? लो है। तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? इसका लो होगा, T2 का लो होगा। तो जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे
जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर आप 30 डिग्री से 30 बढ़ाते हो तो रेट थ्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। 40 करते हो तो 4 टाइम बढ़ जाएगा। तो जितना प्रोपोर्शन में आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या करते हैं, प्रमोट करते जाएंगे, रेट बढ़ता जाएगा। क्या कहता है बुक की बात पर, rise of temperature increase the kinetic energy of reacting molecules which enhances the frequency of coolient। कूलियंस बढ़ जाएंगे क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जोर से मॉलिक्यूल टकराएंगे, तो जोर से भी टकराएंगे, तो जितना जोर से टकराएंगे उतना ज्यादा चांस होगा इसका कि मॉलिक्यूल कोलाइड करके वापस चले जाएं, या ज्यादा तेज टकराने से क्या होगा, उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट होकर बांध से ब्रेक करेगी। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ज्यादा चांस होगा किसका, वापस जाने का या बांध तोड़ने का, बांध तोड़ने का ज्यादा होगा, ठीक है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ वन अनदर बिलियन टाइम्स पर सेकेंड, बट एवरी कूलियंट डज नॉट लीड टू द प्रोडक्ट। के प्रोडक्ट या रिएक्शन हर कूलियंट पे नहीं बनता। ओनली दोज मॉलिक्यूल्स would react to form product which have energy equal to or greater than certain critical energy known as activation energy। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए। कौन सा एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी तो वेरी करती है, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी फिक्स होती है। The distribution of kinetic energies in a chemical system at two different temperatures is given below। कि आप देखें कि ये T1 पे जो है, T1 पे आपका जो ये हिल है बहुत बड़ा है, ठीक है, बड़ा हिल है, और T2 पे क्या है, छोटा हिल है। पर T2 पे यहाँ पे देखें शेडेड पोर्शन को देखें जरा, तो यहाँ पे थोड़े मॉलिक्यूल थे, फ्यू मॉलिक्यूल थे जिनके कूलियंस इफेक्टिव थे। यहाँ पे क्या हो गए, तो वो जो पोर्शन था जो इफेक्टिवली कोलाइड कर रहा है वो क्या हो गया, डबल। तो रेट क्या हो जाएगा, डबल हो गया। नीचे आते हैं, एट टेम्परेचर T1 large part of the molecules possess average kinetic energy, however small part of total molecule, यानी ये टोटल मॉलिक्यूल है, अज्यूम करें और ऐसे ही मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे। अब क्या हुआ, kinetic energy equal to or larger than activation is this small fraction of high energy molecules illustrate किए हो गया आपका। as the temperature increases from T1 to T2, कि हमने जस्ट T1 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया है, the change in energy difference occurred, more molecules have acquired high kinetic energy। तो क्या हुआ कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा मॉलिक्यूल है जिसने एनर्जी क्या करी, एक्वायर कर ली, तो उससे क्या होगा, तो ये होगा कि रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट, ठीक है बेटा। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। पुराने बुक की बात करूं तो एक चीज लिखी हुई थी, और वो क्या लिखा हुआ था कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। उसने कहा कि आप पका हुआ खाना, कुक्ड फूड को आप आम रेफ्रिजरेटर जो होता है उसके निचले खाने में रख दें, उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर आपके पास लोड शेडिंग नहीं होती, आपके पास बिजली नहीं जाती, तो वो खाना आप 4, 5, 6 दिन तक यूज कर सकते हो, फ्रिज के निचले खाने में पड़ा हुआ खाना, ठीक है। अगर भाई कहता कि आप फ्रिज के ऊपर वाले खाने में, जहां पे टेम्परेचर अराउंड -2 to -5 डिग्री होता है, वहां पे रखते हो, तो आप 2-3 हफ्तों तक खाने को खा सकते हो। अगर आप पेटी वाली फ्रिज में खाना रखते हो, जिसका टेम्परेचर जो आइसक्रीम वाली फ्रिज होती है -15-16 टेम्परेचर होता है, तो आप कई महीनों तक वो खाना यूजेबल होगा, वो खराब नहीं होगा। यानी ये जो स्पॉइलेज ऑफ फूड था, खाना खराब हो रहा था हाई टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर लो करने से उसकी जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो खाना देर से खराब, ठीक है बेटा। तो ये पुराने बुक की बात थी। अब इसके बस एमसीक्यूज कर लेते हैं। ये तो उसने हमने कर लिया है। क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बताएं क्या होना चाहिए। और द यूनिट ऑफ के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकंड इनवर्स होगा। फार्मूला स्टूडेंट बताया था, क्या करना है, ये मोलरिटी को शॉर्ट फॉर्म में और S-1 और क्या लगाना है, 1 - n। तो ऑर्डर 1 है तो 1 - 0, तो मोलरिटी 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो बाकी क्या रहेगा, सेकंड इनवर्स। ये कांस्टेंट is affected by इसके टेम्परेचर, नॉट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट इससे भी नहीं, सिर्फ किसके स्पेस, ठीक है। नंबर 4, because of using catalyst to reaction is to change equilibrium, activation energy, enthalpy of reaction,
अब नेचर ऑफ रिएक्शन, अभी अगर इस क्वेश्चन में देखूं मैं तो एक टेक्निकल मिस्टेक है, दिस क्वेश्चन नॉट फॉर द जनरल ऑफ द कैटलिस्ट, इट इज ओनली फॉर द पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट तक बात ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए बात गलत है, ठीक है। तो हम बुक ने जो कहा है उसकी बात मान लेते हैं। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू के, overall order of reaction where rate law R is equal to K, single order। रेट कहां सही है, आपका यूनिट जो है वो किसका आएगा, जीरो ऑर्डर का आएगा। आयनिक रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। कौन से, फास्ट रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन ज्यादा तेज होते हैं। हाइड्रोजन इनहिबिटेड बाय ग्लिसरीन। Best alternative for velocity of reaction is best alternative term for the velocity of reaction is the rate of appearance, rate of disappearance, instantaneous rate. Okay. Order of reaction is power to which reactant is raised. उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंट A और B, the rate of disappearance is written at d upon dt, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट का जो फर्स्ट ईयर का कोर्स था वो पूरा हो गया, ठीक है। तो कल कुछ मैंने आपको प्रॉब्लम्स भेजे थे प्रैक्टिस के लिए, वो से कर लेना, ठीक है बेटा। सी यू गाइस आफ्टर टुमारो।